हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं केयर ऑफ रबर ग्लव्स। तो हमारे रबड़ के बने हुए जितने भी ग्लव्स होते हैं उनकी केयर जो है वो कैसे की जाती है। तो इन्होंने बताया है कॉस्टली आइटम होते हैं हमारे और डिजर्व करते हैं कि भी इनकी स्पेशल केयर की जाए। ठीक है, जो चीज़ महंगी होती है तो उसकी जो केयर है वो भी उतनी ही महंगी होती है। तो इसमें इन्होंने बताया है इट इज डिजर्व दैट द वियर इन द ग्लव्स शुड वॉश ऑन देयर हैंड्स जस्ट बिफोर। तो इन्होंने बताया है अगर जब आप किसी भी ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रहे हो, पहन रहे हो, तो उससे पहले आपको अपने हैंड वॉश भी कर लेने चाहिए ग्लव्स को डालने से पहले। तो ये हमारी चीजें हैं। आगे आगे एक एक पॉइंट में सारी की सारी केयर जो है वो बताई गई है। देखते हैं आगे इसमें। तो भैया आगे इन्होंने बताया है कि जब आप ग्लव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर रिमूव कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना, रोकथाम करना है कि कोई ब्लड और जो हमारा ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो उससे नहीं लगा होना चाहिए। और इन्होंने बताया है आफ्टर रिमूविंग हैंड दे आर वॉशिंग सोप एंड कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी से और साबुन से अपने हाथों को धोना है। फर्स्ट आउटसाइड और इनवर्ट द रिपीट द इनसाइड। तो पहले बाहर से धोना, फिर उनको पलट के दूसरी साइड से उनको वॉश कर देना है। रेन्स वाटर के साथ, यानी कि जो नल का चलता हुआ पानी होता है उसके उससे हमारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से उसको धो लेना है। होल एंड टीयर्स डिस्कर्ड बाय द सबरिंग्स ऑन gloves filling with air in the water. If there are hole and bubbles will pass out through the water sprayed on gloves। तो इन्होंने बताया है कि अगर हमारा ग्लव्स किसी भी जगह से फटा हुआ होगा या कटा हुआ होगा या उसमें होल हो रखा होगा तो आप जब उसमें पानी भरेंगे तो उसमें जो लीकेज होगी या बबल्स आएंगे, जैसे उसमें किसी भी तरीके के गुब्बारे वगैरह से दिखेंगे, यानी कि बबल्स आने दिखेंगे, तो एयर के बबल्स जो होंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से खटा फटा है, यहाँ से एयर जो है वो पास हो रही है। तो इस तरीके से आप उसमें चेक कर सकते हैं कि भाई आपका ग्लव्स जो है वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो इसमें जब आपने हैंग करना है तो उनको हैंग करोगे ड्राई, यानी कि सूखने के लिए आउटसाइड से ड्राई करोगे और फिर उसको पलट के उसको अंदर से भी ड्राई करोगे। तो सुखाना है आपने बहुत अच्छी तरीके से, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब दोनों साइड से ड्राई हो जाए, सूख जाता है, तो उसमें पाउडर वगैरह लगाओगे इन साइड भी और आउट साइड भी। फिर उसको पैक करोगे और पेयर में रखोगे सेम साइज के, सेम में राइट और लेफ्ट ग्लव्स इन ग्लव्स वापस तो उसको जो रैप करके रखोगे तो एक राइट हैंड का और एक लेफ्ट हैंड का, इस तरीके से आप उसको लेफ्ट और राइट के हिसाब से उसको रखेंगे। और स्मॉल लंप जो होते हैं ग्लव्स के अंदर जो पाउडर वगैरह होते हैं, गेज मैस लगाया जाता है, पाउडरिंग ऑफ द हैंड कैप्ट इन द कफ इन द ग्लव्स। ठीक है, जब आप जब ग्लव्स वगैरह डालते हैं तो अपने हाथों पर भी पाउडर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि वो हाथ से चिपके ना। और इसमें ट्रॉन ग्लव्स पैचेज ऑफ द वेकोनाइज्ड एंड मे बी द। तो इसमें हमारा जो ग्लव्स के अंदर अगर पैचेज वगैरह पड़ सकते हैं तो उसमें को वैक्यूम कर सकते हैं आप। तो वैक्यूम करेंगे तो वो आप अच्छे से उसको डाल सकते हैं। और स्टीम अंडर प्रेशर जो है बेस्ट मेथड होता है स्टरलाइज करने का ग्लव्स को। तो स्टीम के यानी कि भाप के अंदर जब उसको स्टरलाइज करते हैं तो वो एक अच्छा मेथड होता है। और उसमें प्रेशर डालेंगे आप और मिनिमम प्रिवेंट ऑफ द मेल्टिंग इन द ग्लव। तो इतना प्रेशर डालेंगे कि जो हमारे ग्लव्स है वो मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए। तो इतने ही प्रेशर में आपने उसको स्टरलाइज भी करना है हमारे ग्लव्स को। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं केयर ऑफ रबर ट्यूब्स। तो हमारी रबड़ की बनी हुई जो ट्यूब्स होती हैं उनका इस्तेमाल देखेंगे हम। कैथेटर, रेक्टल ट्यूब, फैलेट्स ट्यूब, रॉयल्स ट्यूब एंड इन्फ्यूजन सेट्स। तो इसमें इन्फ्यूजन सेट का मतलब हो जाता है जैसे कि बीटी सेट है या आईवी सेट है। ठीक है, ब्लड वगैरह चढ़ाने का सेट है। तो ये हमारे सारे के सारे। और कैथेटर रेक्टल्स यानी कि एनएस में लगाई जाने वाली, जैसे कि एनीमा वगैरह देते हैं, फीडिंग ट्यूब भी होती हैं और भी बहुत सारी हमारी ट्यूब्स होती हैं, रिल्स ट्यूब्स होती हैं। तो इन सभी की केयर की जाती है। और कैथेटर से इनका जो साइज और जो क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती है। साइज कैथेटर ऑफ द मार्क ऑफ द आइदर एंड द फ्रेंचर्स इंग्लिश स्केल्स। तो हमारी जो कैथेटर होती हैं उनको साइज के हिसाब से मार्क यानी कि निशान भी किए जाते हैं फ्रेंच और इंग्लिश स्केल्स, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश से जो हमारा स्केल होता है जिसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है तो उसी के हिसाब से उनका साइज मापा जाता है। और एक्सपोर्ट ऑफ द फोर्स ऑफ सक्शंस। तो हमारे किसी भी चीज के फोर्स के लिए या सक्शंस के लिए हैवी वॉल्ड ट्यूब जो है वो यूज की जाती है, यानी कि मोटी दीवारों वाली जो ट्यूब होती है वो यूज की जाती है। और जब ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको जो ट्यूब चाहिए है तो वो पतली वाल वाली जो थिन वॉल जिसकी होती है जिस ट्यूब की, वो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पॉइंट है, रिमेम्बर द क्लीन इन द ट्यूब्स। तो आपने ट्यूब को क्लीन करने के लिए कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि आफ्टर यूज करने के बाद वॉश करेंगे आप अंडर रनिंग वाटर, यानी कि चलते हुए बहते हुए पानी में आप ट्यूब को साफ करेंगे और होल्ड करेंगे आईज अपवर्ड ऑफ अलाउिंग द वाटर टू द टू रन थ्रो। तो इसमें हमारा जो जैसे कि नल होता है, नल के नीचे उसको डायरेक्ट आप लगाएंगे और उससे अगर उसको क्लीन करेंगे तो पानी के प्रेशर से उसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। आंख का मतलब होता है कि जिस तरफ से उसका माउथ होता है, जिस तरफ से ट्यूब की स्टार्टिंग होती है उस तरफ से अगर आप लगाते हैं तो दूसरी तरफ वो सारा की सारी गंदगी जो है बाहर निकल जाएगी, सारा वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा। और स्मॉल है हमारी क्वांटिटी ऑर्गेनाइजिंग
ऑर्गेनिक जितना भी हमारा मैटर होता है, मे बी लव्स ऑफ द आईज एंड रिमूव द यूजिंग स्वेब स्टिक। और किसी प्रकार का अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ या कोई भी चिपका हुआ रह गया है तो उसे हम एक स्टिक के सहारे स्वैब यानी कि कॉटन लेकर के उसको साफ कर सकते हैं। क्लीन दम विद सोप और वार्म वाटर, गर्म पानी और साबुन के साथ भी रिमूव कर सकते हैं सारी की सारी डर्ट वगैरह और सारी की सारी गंदगी को भी। वॉश करना है अगेन अंडर रनिंग वाटर, और दोबारा फिर से ठंडे पानी से फिर से वॉश उसको कर लेना है। और बॉईल करना है ट्यूब को 5 मिनट के लिए, पुटिंग दैन द बॉइलिंग वाटर। तो गर्म पानी पानी को बॉईल करके 5 मिनट के लिए नलियां उसमें डालकर उसको बॉईल कर सकते हैं। ड्राई देम हैंगिंग, और उनको लटका के अच्छे से सुखा सकते हैं। लटकाएंगे तो उसके अंदर की सारी नमी और वो सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब हम बात करेंगे केयर ऑफ बेड पान की। तो सबसे पहले जान लें कि बेड पान क्या होता है। बेड पान एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पेशेंट का जो मल वगैरह जो है उसके लिए काम में आता है। ठीक है, मल वगैरह को कलेक्ट करने के काम में आता है। तो उसका सैंपल चाहिए या फिर उसको वेस्ट में डिस्पोज करना है। तो इस तरीके से बेड पान जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है और कैसे उसकी केयर करेंगे आप, कैसे केयर साफ सुथरा कैसे रखेंगे। तो बिफोर जब उसको खाली करते हैं आप बेड पान को, तो उसको सब तरीके से देख लेना है। तो उसे चेक कर लेंगे आप कि बेड पान में अगर कॉटन स्पंज वगैरह अगर पड़े हैं, सैनिटरी पड़े हैं, तो उनको थ्रो करेंगे, उसको फेंक देंगे और बेड पान को जो अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे फोर्स से पर्पज केप्ट फॉर पर्पज ओनली। ठीक है, तो उसमें फोर्स से यानी कि अच्छी तरीके से उसको साफ करेंगे। अगर उसमें वो तरीके का मटेरियल पड़ा है तो वो निकाल के बाहर डाल देंगे, ये बताया गया। और जब हम आप बेड पान को अच्छे तरीके से एम्पटी करते हैं, खाली करते हैं, तो आपने केयर रखनी है कि अवॉइड करना है उसमें सोइलिंग साइड इन द बेसिन। तो बेसिन जो होता है उसके उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सॉलिड चीज ना लगे बेसिन से जब आप उसको खाली करते हैं। तो आपने उसको रिंस करना है। आपने बेड पान्स वगैरह जो उसको ठंडे पानी में फोर्सेज जो वाटर होता है उसके साथ आपको उसको साफ करना है, वॉश करना है। साबुन और पानी का इस्तेमाल करना, ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको क्लीन करने के लिए। विम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करने के लिए, और रिंस इट वेल, और फिर अच्छे से पानी के नीचे साफ कर सकते हैं। आपने डिसइंफेक्ट करना है बेड पान को, सोप देम द लाइजोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ये अनुपात दिया गया है। तो 1 घंटे के लिए स्टरलाइज करने के लिए बेड पान को आप उसके अंदर वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसके अंदर 1 घंटे के लिए, और फिर बेड पान को स्टरलाइज करके आप रख सकते हैं। तो इसमें आपने प्लेस डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में आप उसको रख सकते हैं कुछ घंटों के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें डिसइंफेक्ट हो जाता है और डिओड्राइज जो है वो चीजें हो जाती है, यानी कि बदबू वगैरह भी उसकी निकल जाएगी और वो क्लीन भी अच्छे से हो जाएगा। तो सनलाइट जो होता है वो एक बेटर मेथड होता है हर चीज को स्टरलाइज करने के लिए। तो इसमें ड्राई फॉर नेक्स्ट यूज ऑन द बेड पान रैक। तो आप दोबारा से उसको यूज करने के लिए, दोबारा से यूज करने के लिए उसे अच्छे से सुखा करके रैक में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है केयर ऑफ यूरिनल्स। ये यूरिनल्स होती है जो यूरिन पास आउट करते हैं, यूरिन की जो नलियां लगाई जाती है उनको कैसे आप केयर करोगे। तो यूरिनल शुड नोट द लेफ्ट स्टैंडिंग from the long with the urine because of dispose will from on the inside with the almost impossible to remove। तो यूरिनल की तो हमें कैसे करनी चाहिए, लेफ्ट स्टैंडिंग जो होती है या फिर हमारी लंबे टाइम तक जो यूरिन के लिए लगाई जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारी डिपॉजिट जो चीजें होती है विल फॉर्म द इनसाइड। तो अंदर की तरह जैसे कि यूरिन की नली लगाई गई तो वो लंबे टाइम तक डिपॉजिट की जाती है वहां पर, तो उनको रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसको फिर क्या करते हैं, उसको डिस्पोज ही किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो अगर इसको डिस्पोज भी किया जाता है तो इसको जो क्लीन किया जाता है ना, वॉश किया जाता है, वो हमारे बेड पान की तरह ही किया जाता है। किडनी ट्रे जो होती है उसको ट्रीट करते हैं, उसको सेम बेड पान की तरह ही साफ करते हैं। केस बॉटम कप है वो यहाँ तक रिटर्न में भी आपने यहाँ तक करना है बस इसको। तो इसमें भी ये क्या करते हैं, नॉन इन्फेक्शन स्पूटम जो होता है, स्पूटम होता है एक ऐसा कप और एक ऐसे बाउल जैसी चीज होती है जिसमें जो पेशेंट का जो बलगम वगैरह आता है खांसी में उसको स्पूट बोला जाता है, यानी कि थूकना। तो स्पूटम कप उसको बोला जाता है। वोमिटिंग आ रही है या बार बार थूक रहा है, खांसी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, माउथ से होने वाले जो डिस्चार्ज होते हैं वो इसके अंदर कलेक्ट होते हैं। तो ये हमारा स्पूटम कप है, तो उसको भी हमें इसी तरीके से साफ रखना है। इसमें लिखा हुआ है जिस तरीके से कि सोइल साइड में जो होता है उसको इसी तरीके से आपने साफ करना है। इन्फेक्शन स्पूटम और स्पूटम जो ट्यूबरकुलोसिस जो क्लाइंट्स होते हैं उनका साफ सुथरा रखेंगे। और आपने जो हार्मलेस जो बॉयल एंड द डिसइंफेक्शन बाय द केमिकल इन द डिस्पोज बाय बर्निंग। तो आपने इस तरीके से उसको डिस्पोज करने के लिए या फिर उसकी सारी की सारी जो चीजें होती हैं उसको केमिकल के जरिए आपने क्लीन रखना है ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने सारी की सारी चीजों पर ध्यान देना है और उसको जब क्लीन करोगे या डिसइंफेक्ट करोगे स्पूटम कप को वैसे ही करना जैसे बेड पान को आप करते हो। पहले स्पूटम कप जो होता है वो क्लाइंट को जो दिया जाता है एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन। तो उसमें थोड़ा सा जो उसके किनारे या फिर सारा का सारा तो उस पर एंटीसेप्टिक लोशन पहले से ही लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि मेन पर्पज ये होता है इसका कि प्रिवेंट द स्पूटम स्टिकिंग ऑफ द साइड। तो जो उसकी साइड होती है या उसके किनारे होते हैं, उसकी तली होती है, उसके अंदर जो बलगम होता है वो चिपक ना जाए, क्योंकि वो चिपक जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है उसके ऊपर से, बहुत मुश्किल से उसको
क्लीन किया जाता है, तो इसलिए पहले भी जो लोशन अगर लगा दिया जाता है तो उसमें जो थूक होता है या बलगम होता है वो वहां पर नहीं चिपकेगा, तो इस तरीके से आप उसकी केयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की आप कैसे केयर करोगे, तो ये भी एक एक दो दो बार कराए जाएंगे, आगे जो लेसन में आएंगे तो सारे के सारे टॉपिक जो छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो केयर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट जो नुकीले होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से साफ करेंगे, तो इसमें सारी की सारी सीजर दे रखी है, कैनवस होती है हमारी, सीजर जो होती है कॉमनली शार्प इंस्ट्रूमेंट में ये आते हैं, और इनको बहुत ही लंबे समय तक साफ रखने के लिए सारा का सारा जो यूज किया जाता है उसको हाई टेम्परेचर मॉइस्चर जो होता है उस पर किया जाता है, और शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे स्टरलाइज किए जाते हैं, स्टरलाइजेशन से जो होता है वो हॉट एयर के द्वारा इसको स्टरलाइज किया जाता है, एक्सपोजिंग, और जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 160 डिग्री सेल्सियस पर हमारा किया जाता है, केमिकल डिसइंफेक्शन भी डन किए जाते हैं इसके अंदर, और फुली अंडर प्रेशर हमारा डेटोल्स वगैरह का डिसइंफेक्ट की चीजें जो इस्तेमाल की जाती है, नॉट ऑलवेज, और जो इसका इफेक्ट होता है केमिकली डिसइंफेक्ट वो हमारा बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, और सारी की सारी जो भी हमने डिसइंफेक्ट चीजें की है उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। यूज करने से पहले आप इन्वेस्टिगेट कर लो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस धातु का बना हुआ है, और इसको किस तरीके से हम जो है डिसइंफेक्ट करेंगे, किस केमिकल का यूज करेंगे इसे साफ करने के लिए, और किस केमिकल से ये खराब हो सकता है और किससे ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, और कौन सा नुकीला होता है, कौन सा हमें हानि पहुंचा सकता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ लीलन। तो लीलन जो होती है उसकी हम केयर किस तरीके से करें। केयर ऑफ लीलन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एक्सपेंसिव आइटम होते हैं हमारे, तो उनको खरीदते हैं तब भी, और हॉस्पिटल में जब उसको धुलवाते हैं तब भी, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत ही महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली होते हैं बाय में भी और लॉन्ड्रीज में भी। तो इसमें जो हमारी जो स्पॉइलिंग खराब होने से, वेस्टेज होने से, इसको बचाने के लिए वो चीज किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि भी हम वो खराब भी ना हो, वेस्ट भी ना जाए, और वो हमारी जो चीजें लंबे टाइम तक भी चल सके। तो इन्होंने बताया कि कार्डबोर्ड शुड बी द केप्ट ऑफ द परफेक्ट ऑर्डर। तो इन्होंने बताया कार्डबोर्ड यानी कि एक लकड़ी की जो अलमारी होती है उसमें परफेक्टली तरीके से इनको रखा जाता है, डिफरेंट आइटम जो है स्टॉक जो है वो अलग अलग रखे जाते हैं, लेबल लगाएंगे कंफ्यूजन को कम करने के लिए, और एंड लॉस ऑफ आइटम की कोई भी चीज गुम ना हो, और जो कंफ्यूजन होती है उसको कम करने के लिए अलग अलग उसको पोर्शन में अलग अलग खानों में उनको रख देंगे। और कार्डबोर्ड शुड बी द लॉक्ड व्हेन नॉट यूज, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो कार्डबोर्ड जो है उसे लॉक लगा कर रखेंगे, और आपको केयर करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जो हमारी लाइनिंग है, टेक होम द क्लाइंट्स देयर ऑफ द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद ऐसा ना हो कि हमारा जो क्लाइंट है हमारी किसी भी चादर पिलो या हमारी ब्लैंकेट को घर ले जाए, तो इस तरीके की बातों का रखना है ध्यान कि भाई कोई अपने घर उसको ना लेके जाए डिस्चार्ज के बाद। नेक्स्ट उन्होंने बोला स्टॉक शुड बी द चेक एंड रेगुलर इंटरवल। तो आपने हमेशा ही जो आपका जो स्टॉक है आप उसे चेक करते रहेंगे। इन्वेंट्री प्रॉपरली केप्ट एंड द लॉसेस रिपोर्टेड प्रोमैप्टली। तो इसमें सारी की सारी चीजों को आप चेक तो करेंगे ही, और सारी की सारी प्रॉपर जो रिपोर्टेड है वो आपके पास होनी चाहिए, किसी भी चीज का लॉस जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ऑल आइटम शुड बी यूज ऑफ द प्रॉपर तरीके से उसको यूज करना है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको रखना है जितने भी आइटम्स होते हैं। और आपने जो लाइनिंग शुड नॉट यूज द बेड बट सेंट योर मैंडिंग्स। तो जितनी भी हमारी जो लाइनिंग होती है आपने उसको यूज नहीं करना, बैड बट सेंट ऑफ द मैंडिंग्स। तो इसमें हम जितनी भी हमारी लाइनिंग होती है उसको इस तरीके से यूज करना है, और जब हम उसे यूज नहीं करते हैं तो उसे अच्छे तरीके से रखना है। तो शोल्डर लाइनिंग शुड बी नॉट द प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, जो लाइनिंग गंदी होती है उसे फर्श में भी नहीं बिछाना है, ठीक है। और इसमें टर्न लाइनिंग शुड बी नोट, इसमें बताया गया है कि जब हमारी जो अगर ज्यादा दाग धब्बेदार, हमें पता है कि डिस्चार्ज गंदा है या फिर ये गंदे होने वाली है, तो आप जिसपे दाग धब्बे है ना वो वाली बेडशीट ही बिछा सकते हैं। या आप ये कोई ये पता है कि इस पे डिस्चार्ज होने वाला है या फिर से बहुत ज्यादा गंदी होने वाली है, तो पहले से ही अगर किसी हमारी जो लाइनिंग होती है उस पर अगर दाग पहले से लगा हुआ है तो उसके वॉश करने के बाद भी नहीं उतरा, तो दोबारा से आप नई को यूज करने की बजाय आप उस दाग वाली को यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग रहेगा यहाँ पर कहने का मतलब। और इसमें सोइल्ड लाइनिंग शुड बी नॉट प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। तो आप फर्श पे जो है गंदी लाइनिंग को, गंदी चादर को आप नहीं बिछाएंगे। और डम शुड बी द ड्राइड इनटू आर नॉट इमीडिएटली वॉश लेस द बिकम्स ऑफ माइल्ड रेड। तो इसमें जो हमारी लाइनिंग जो शुड बी ड्राइड यानी कि जो हमारी लाइनिंग जो खराब हो गई है या जो फट गई है या जो काम के योग्य नहीं है आप उनको डिस्पोज भी करा सकते हैं। इफ वी सोइल्ड द यूरिन मॉइस्चर शुड बी द अरेंज ऑन कोल्ड वाटर फर्स्ट द रिमूव द स्ट्रेन। तो सबसे पहले यूरिन और मोशन से अगर कुछ भी इसी तरीके की कोई भी चीज लगी है तो उनको सबसे पहले ठंडे पानी से साफ करवाएंगे और रिमूव कराएंगे सारे के सारे दाग धब्बों को, ठीक है। स्ट्रेन कराएंगे और रिमूव कराएंगे। यूज द अप्रोप्रिएट स्ट्रेन रिमूवर। तो स्ट्रेन रिमूव दाग धब्बों को उतारने वाली जो चीजें हैं उनको यूज करेंगे, सारे के सारे दाग धब्बे उसमें से हटा देंगे। स्ट्रेनिंग करेंगे। इनवर्डेबल से ओल्ड लाइनिंग शुड बी यूज। तो कोई फिर वही दाग धब्बे वाली अगर कोई चीज आ गई है तो उसमें जो पहले दाग धब्बे लगे वो यूज कर सकते हैं। लाइनिंग यूज द इन्फेक्शन क्लाइंट शुड बी। तो ये हमारी जो लाइनिंग है जो यूज की गई हमारी इन्फेक्शन से बचाएं क्लाइंट को, तो इस तरीके से आप इसको यूज